आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स। ठीक है, इससे पहले हमने 3.1 का सॉल्यूशन, 3.1 का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कर लिया था। अब देखते हैं 3.2 के पहले एग्जांपल्स और फिर 3.2 के कुछ क्वेश्चन। और जो मेथड अभी हम सोल्व करने, जो हम मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अभी जो हमारा एनसीईआरटी का जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो हम 3.1 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके बाद 3.3 में हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने आपको पहले बताई थी बात, पहले वाली वीडियो में, कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर नाम से आएगा तो फिर तो आपको उसी से करना होगा। ग्राफिकल से गएगा तो ग्राफिकल से, या सब्स्टिट्यूशन से लिखा हुआ आएगा तो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से लिखा आएगा तो एलिमिनेशन से। और अगर मेथड का नाम नहीं लिखा तो आप ग्राफिकल को अवॉइड करना, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। अगर एग्जाम में नाम नहीं लिखा हुआ था, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन, तब ठीक उस केस में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और यहाँ पर हम करेंगे 3.2 के एग्जांपल्स। और हमारी न्यू एनसीईआरटी जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हमारे पास ये जो होंगे, ये होंगे एग्जांपल्स 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, इन एग्जाम्पल में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ तरीके, कुछ सीखेंगे कंडीशंस, और फिर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड है जो आपको क्वेश्चन में ही समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 4, अपनी बुक में देख सकते हैं या फिर सामने यहीं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ फिर सिर्फ क्लियर स्पष्ट नाम से लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हमें सोल्व करना है। तो पहला होगा 7x माइनस, इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस का पेयर सोल्व करना है, तो आप पहले उन इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशंस को हम इस तरह डिनोट कर देते हैं। ये तरीका होता है जनरल, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ऐसा नाम रख देते हैं फर्स्ट और सेकंड। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, किसी भी एक भी इक्वेशन को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करो जो आपको ईजी लगे देखने में, जो आपको अच्छी लगे देखने में। फर्स्ट को ले लो चाहे सेकंड को ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ दूसरी, क्योंकि पहले में फिर भी थोड़े से नंबर बड़े बड़े से हैं, दूसरी ले लेता हूँ। जरूरी कुछ नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या लिखी हुई है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और यहाँ से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल की। मैंने वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, अगर हम चाहते तो वैल्यू निकाल सकते थे y की इन टर्म्स ऑफ x। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x की निकालना इजी पड़ा मुझको, 2y को उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2y, और इसको आप क्या मान लेना, थर्ड। स्टेप फिक्स है हर क्वेश्चन में कि पहले कोई भी एक इक्वेशन लो, उस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ से किसी चीज़ को दूसरी जगह रख देना, एक चीज़ को हटाओ वापस दूसरी जगह रख दो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो अब ये x की वैल्यू आप ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो।
ठीक, ये वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में रखना है? फर्स्ट में, मतलब जो हमने यहाँ पर ली थी ना, जो हमने यहाँ पर ली थी, जो उसकी फिर दूसरे वाली बची उसमें रखना है। हमने यहाँ पे 2 ली थी ना, तो फर्स्ट में रखना है। हम यहाँ पे फर्स्ट लेते तो फिर 2 में रखते। ठीक, ऐसा मत करना कि जो चीज़ यहाँ पे ले रहे हो और उसी में पुट कर दो, ऐसा मत करना। जो हमने यहाँ पर ली है, जो फिर दूसरी बच गई वहाँ ले जाकर रख देना। एक्स की वैल्यू रखते हैं 7 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब 3 माइनस 2y 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 21, 7 2 14, y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से y निकल जाएगा बड़े आराम से। 14 और 15 कितने हो गए? 29y। 21 गया उधर तो माइनस के 19 हो गया। 21 गया ना दो में से, माइनस कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू 29 गया अपोन में, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 19/29। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली 19/29। अब जब आपकी y की वैल्यू आ जाए तो अभी हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं। 3 में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो। तो फिलहाल इस वैल्यू को पुट करते रहे थर्ड में, क्योंकि जल्दी हो जाएगा काम। तो द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की जगह 19/29, x माइनस 3 y की जगह 19/29, तो 3 माइनस 19 दूनी 38/29, 29 आ जाएगा नीचे LCM, तो 29 आ गया LCM, तो 29 3 जा 87 माइनस 38, 17 में से 8 गए 9, 7 में 3 गए 4, तो 49/29। तो x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और y की वैल्यू भी आ गई। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में सबके आ ही गया होगा। ठीक, तो नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, तो नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगते हैं, मतलब मुझे बता रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही मतलब माइंड में ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़कर फिर इक्वेशन बनानी है खुद। जैसे कि अभी हमने सोल्व की थी ना, वहाँ पर इक्वेशन गिवन थी। अब क्या करना है, लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज को पढ़कर फिर इक्वेशन को फिर सोल्व बनाकर फिर सोल्व भी करनी है। ठीक, अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे लगते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करना, वर्ड प्रॉब्लम कुछ बच्चों को बहुत ईजी लगते हैं। ठीक, लेकिन कुछ बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत आती है लैंग्वेज को पढ़कर क्वेश्चन की सेंस समझने में, या क्वेश्चन को कैसे लिखें। जब क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसको कैसे लिखें। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है हमको, तो वर्ड प्रॉब्लम को करने की प्रैक्टिस डालनी है हमको। वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ना, पढ़ के क्वेश्चन को फॉर्म करना, इक्वेशन को फॉर्म करना, फिर उसको सोल्व करना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अपनी बुक को देखते हैं एग्जाम्पल 5। यहाँ भी देख सकते हैं आप, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर एगो, अब से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। क्या कह रहा है, अब से 7 साल पहले तुम जितनी उम्र की थी, मैं जितनी उम्र का था। अब से 7 साल पहले, अब से 7 साल पहले उसकी बेटी जितनी उम्र की थी और मैं आफ्ताब जितनी उम्र का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मेरी उम्र तुमसे 7 टाइम्स थी। माई एज 7 टाइम टू योर एज। ठीक, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि अब से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम थी, एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की कितनी कही है, 3 टाइम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि अब से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी थी, 7 टाइम थी, और अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस को हमको रिप्रेजेंट करनी है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में और फिर इसको सोल्व करनी है। तो क्वेश्चन के बाद एक बार पूरा रीड करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आफ्ताब टेल हिज डॉटर
7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब तब। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, इज क्या लिखा आगे, इज नॉट दिस स्ट्रेचिंग, हाँ इज सॉरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स ईयर्स, बहुत ध्यान समझना है, एंड वाई ईयर्स, और पहले ना ऐसे क्वेश्चन 7th क्लास में होते थे पहले, तो अब भी है 7th क्लास में, जिसने किए होंगे याद होगा। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज, प्रेजेंट एज आज की एज जो है वो एक्स ईयर और वाई ईयर है। आफ्ताब की एक्स ईयर, डॉटर की वाई ईयर। अब कल चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन बात चल रही है 7 ईयर एगो, बात चल रही है 7 ईयर एगो की, 7 साल पहले। कह रहा है ना, आफ्ताब टेल डॉटर 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो। एज ऑफ आफ्ताब, जरा 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी। जब आफ्ताब की प्रेजेंट एज अब x है, तो 7 साल पहले रही होगी x माइनस 7। ठीक है, जब आज x है तो 7 साल पहले 7 साल कम रही होगी ना, x माइनस 7। एंड एज ऑफ डॉटर, ऐसे क्या लिखेंगे हम, एज ऑफ डॉटर, कितनी रही होगी 7 साल पहले, y माइनस 7। जो एज मेरी आज है, मेरी एज आज 30 साल है, तो अब से 7 साल पहले कितनी रही होगी, 23 साल, 7 साल कम कर दो। जब आफ्ताब की प्रेजेंट एज आज x है, तो 7 साल पहले रहेगी x माइनस 7 ईयर, y मतलब ईयर, और y पूरा ले देता हूँ। और डॉटर कितनी रही होगी, जब डॉटर की प्रेजेंट एज आज y है, तो 7 साल पहले रही होगी y माइनस 7 ईयर। और अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 टाइम एज ऑफ डॉटर, यही कह रहा है ना, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 टाइम एज ऑफ डॉटर। एज ऑफ आफ्ताब कितना है, x माइनस 7 टाइम एज ऑफ डॉटर कितनी है, y माइनस 7। बन गई इक्वेशन, आफ्ताब की एज 7 टाइम डॉटर की एज, मतलब x माइनस 7 मल्टीप्लाई करो 7y माइनस 49, तो x माइनस 7 क्या करते हैं, एक मिनट y वाला इधर ले आता हूँ, है ना, x माइनस 7y, 7 को उधर भेज देता हूँ, प्लस में पहुँच गया, तो ये बन गई x माइनस 7y माइनस के 42, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमने क्वेश्चन की पहली कंडीशन को पढ़ा, शब्दों को जोड़ा आपस में, और कंडीशन बनाकर पहली इक्वेशन हमने बना दी। पहली कंडीशन से बनाई हमने पहली इक्वेशन की, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। नाउ रीड सेकंड कंडीशन केयरफुली एंड फॉर्म सेकंड इक्वेशन। तो कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, सेकंड कंडीशन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आज से, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी बताओ, आज से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 ईयर, आज से 3 साल बाद प्लस हो जाएगी ना, 3 प्लस x प्लस 3 ईयर। एंड एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी जी, एज ऑफ डॉटर y प्लस 3 ईयर, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज एंड डॉटर की एज x प्लस 3 ईयर, y प्लस 3 ईयर। अब क्या कंडीशन है, एज ऑफ आफ्ताब, बहुत ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ डॉटर। आज से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ डॉटर, मतलब आफ्ताब की कितनी है अभी 3 साल बाद x प्लस 3 टाइम डॉटर की कितनी है y प्लस 3। तो करो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, y वाला इधर ले आओ, 3 उधर भेज दो, तो x
3y इधर आओगे तो x माइनस 3y, ये 3 गया उधर तो माइनस 3 + 9, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू +6। ये हो गई मेरे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन। तो हमने पहले दोनों कंडीशन को पढ़ा, समझा, और हमने पहले दोनों इक्वेशंस को बनाया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मेरे पास बन गई। तो इक्वेशन सेकंड मुझे लगता है कि शायद फ्रेम में नहीं आ रही होगी ना, तो इसको इधर लिख देता हूँ मैं ऊपर एक बार, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 6। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी सेकंड। अब मुझको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, टॉपिक वही चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। बट इन द एग्जाम देयर इज नो बाउंडेशन टू सोल्व दिस क्वेश्चन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज योर चॉइस यू अप्लाई क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एग्जाम में कोई मेथड लगा सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ नहीं आया कुछ भी। ठीक, तो अब मुझको फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना है, याद करो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक फ्रॉम सेकंड ले लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3y उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 6 + 3y, ये कौन सी बन गई थर्ड, 3y को मैंने उधर भेज दिया। ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट में जाओ, x माइनस 7y, x की वैल्यू 6 + y, यहाँ रख रहा हूँ ना, x की जगह 6 + 3y माइनस 7y और माइनस 42, तो 3 - 7 - 4y इज इक्वल टू माइनस के 42, तो माइनस के 4y 6 गया उधर, तो माइनस 42 - 6, तो माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 48, माइनस कैंसिल 4 गया अपॉन में, तो y इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 चौक 48, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब y की वैल्यू पुट करो किसी भी इक्वेशन में, x फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कहीं भी, और x फाइंड कर लो, पुट इन थर्ड, y की वैल्यू थर्ड में, x इज इक्वल टू 6 + 3y की जगह 12 आ गया, तो s इज इक्वल टू 6 + 12 = 36, तो s इज इक्वल टू 36 और 6 42। ये लो, x की वैल्यू भी आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया, मतलब दोनों की परसेंटेज आ गई। सो परसेंटेज ऑफ आफ्ताब, इज इक्वल टू 42 ईयर्स, एंड एज ऑफ उसकी डॉटर इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो क्या समझ में आया, इस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का सोल्व कर इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करा, पहली कंडीशन पढ़ी, पहली क्वेश्चन बनाई, दूसरी कंडीशन पढ़ी, दूसरी क्वेश्चन बनाई, और फिर इन दोनों क्वेश्चंस को हमने बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दिया। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम की एक खास बात और भी होती है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो आपका आंसर यही चेक हो जाएगा, हमको आंसर शीट में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं एक बार। वो क्या कह रहा था हमसे, 7 साल पहले, ये दोनों की प्रेजेंट एज है, जरा 7 साल पहले जाओ इन दोनों को। आफ्ताब गया 7 साल पहले, कितने का था 35 का, 7 साल पहले। डॉटर कितनी की रही होगी 7 साल पहले, डॉटर जो आज 12 साल की है 7 साल पहले रही होगी 5 साल की, वो तो बन गया क्या, 7 साल पहले आफ्ताब की एज 7 गुनी थी डॉटर की एज। ये तो लिख देखो है नहीं, आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज की 7 टाइम ही तो है, 5 × 7 = 35। तो जब हमने इस एज को 7 साल पहले ले गए, इन दोनों को 7 साल पहले ले गए, और वो कंडीशन लागू करके देखी कि क्या आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 गुनी थी या नहीं, तो हाँ थी, देख लो। अब चलता हूँ दूसरी कंडीशन पर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, दोनों को 3 साल बाद ले जाओ। ये जो 42 का है ये मिलेगा आपको 3 साल बाद 45 का, और जो 12 की है ये मिलेगी आपको 15 की। और बताओ अब डॉटर की एज, सॉरी अब आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स है या नहीं, 3 टाइम्स है या नहीं,
ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर दोनों कंडीशन हम यही चेक कर सकते हैं। अगर हमारी कंडीशंस बाय चांस वेरीफाई नहीं हो रही है तो आंसर में हमने कहना कि गड़बड़ कर दी सॉल्यूशन में, मतलब इस बात का हम चेक कर सकते हैं दोबारा। ठीक, तो फिलहाल नोट करेंगे इसको और फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं अपनी बुक में। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल ऑफ 6 इरेजर्स ₹18। बड़े सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ईच इरेजर। कुछ नहीं करना, तो क्या कह रहा है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 eraser, let the cost of 1 pencil and 1 eraser be ₹X and ₹Y। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली ₹X और एक इरेजर की कॉस्ट हमने मान ली ₹Y। तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन में क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, पी को मैंने पेंसिल को मैंने पी लिख दिया, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर आपको पूरा लिखना है, इज इक्वल टू ₹9। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर ₹9। तो जब एक पेंसिल X रुपये की है तो 2 पेंसिल होंगी 2X रुपये की, और एक इरेजर Y रुपये की है तो 3 इरेजर होंगी 3Y रुपये की। तो 2X + 3Y इज इक्वल टू 9, ये बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे तो होगा ना, एक पेंसिल X रुपये की है तो 2 पेंसिल 2X की, एक इरेजर Y रुपये की है तो 3 इरेजर 3Y की, और टोटल का जो टोटल कॉस्ट है मतलब प्लस करके कितना होगा 9। नाउ वी यूज द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ, पढ़ते हैं एक बार, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल आपको पूरा लिखना है, 4 पेंसिल प्लस 3 इरेजर इज इक्वल टू कितना है, कितना है 18, इज इक्वल टू 18। ठीक, तो 4 पेंसिल मीन्स 4X एंड 3 इरेजर मीन्स 3Y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या बना दिया 18। ये हो गई सेकंड। तो फाइंड करनी है, तो क्या फाइंड करना है मेरे को, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो लेट अस सॉल्व बाय यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, पहले कोई भी पहले इक्वेशन ले लेते हैं, एक पहली या दूसरी। फिलहाल मैं पहले लेता हूँ, ये दोनों यहाँ पर देखने में जैसी सी हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू 2X + 3Y इज इक्वल टू 9। 2X 3Y को उधर ले जाओ तो 9 - 3Y, 2 को अपॉन में ले जाओ तो 9 - 3Y अपॉन 2, ये बन गई कौन सी इक्वेशन, नंबर 3rd। S इज इक्वल टू 9 - 3Y अपॉन 2। S की वैल्यू आ गई, कहाँ रखोगे, सेकंड में। द वैल्यू ऑफ X पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4X की जगह 9 - 3Y/2 प्लस 3Y इज इक्वल टू 18। 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6Y प्लस 3Y। और तो गड़बड़ हो गया शायद, तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे इरेजर 3 ही है क्या, 6 इरेजर थी भाई, 4 पेंसिल और 6 इरेजर। इरेजर जो है 6 हैं, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे हम। 6 इरेजर इज इक्वल टू 18, 6Y से 6Y कैंसिल और 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब ये क्या हो गया इधर, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, तो अब क्या करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, तरीका ये बताया था ना कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास किसी एक वैल्यू निकल के आएगी ही आएगी, X की या Y की, मगर इस क्वेश्चन में तो कोई वैल्यू निकल कर नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज भी मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इधर नोट कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते टाइम आपको 3 कंडीशंस निकल के आएंगे आपके सामने। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे
तो आपके सामने 3 कंडीशन निकल के आएंगी, क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने चर्चाएं की थी और बहुत सारी बातें आपको समझाई थी। तो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है उसकी जो सॉल्यूशन है, एक तो याद करो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, याद है ना। दूसरा क्या था बताओ, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा क्या था, नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं अपने पहले। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको लिंक मिल जाएगा या यहीं पर, या पीछे चले जाए प्ले लिस्ट में। अब ये भी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ही है। तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लगाएंगे क्वेश्चन में, क्या जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, जैसे कि अभी आपने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा, पिछले 2 क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू एक्स की भी कुछ ना कुछ निकल के आई थी, वाई की भी आ गई थी, जो भी आई थी वो एक अलग मैटर है। फिर हमने अगला क्वेश्चन किया, वहाँ भी एक्स की वैल्यू आफ्ताब की एज कुछ निकल के आई थी और डॉक्टर की एज कुछ निकल के आई थी, यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया था। तो ये 2 क्वेश्चन को आप किस कैटेगरी में रखोगे, फर्स्ट वाली में, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन था, हमने फाइंड कर लिया था, यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन था, हमने फाइंड कर लिया था, ठीक। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दोनों कंडीशन भी आ सकती हैं, इनफाइनाइट वाली भी आ सकती है, नो सॉल्यूशन वाली भी आ सकती है। अब इन तीनों की पहचान समझ लो क्या क्या है, नोट कर लेना। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लगाया है और आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, चाहे कुछ भी आई हो, मान लिया a आई है, और आपने y की भी फाइंड कर ली, तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो वैल्यू आई है, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चन में अभी भी हुआ है। जो हमने एग्जांपल नंबर 4 किया था ना, वहाँ वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी बड़ी आसानी से, x की भी और y की भी, तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। फिर इससे पिछले क्वेश्चन में, आफ्ताब वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू आ गई थी x की भी और y की भी, तो वो भी क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन इनफाइनाइट वाला केस भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन वाला केस भी हो सकता है। वो ये है जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है और आपके वेरिएबल की वैल्यू निकल के ना आई, वैल्यू x की नहीं आई, y की भी नहीं आई तो नहीं, लेकिन दोनों साइड इक्वल आ गई। अगर LHS बराबर किसके आ जाए, RHS के, LHS बराबर किसके आ जाए, RHS के, तो समझ जाना इस क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये कंडीशन नोट कर लो कि वैल्यू x की ना आए, y की भी ना आए, किसी की वैल्यू आनी ही नहीं है, ना तो x की आई ना y की आई, और दोनों साइड इक्वल आ गए साथ में। 2 बात बता रहा हूँ, x और y की वैल्यू आनी फाइंड होनी ही नहीं है, ना तो x की ना y की, और LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बाय चांस ऐसा होता वैल्यू x की भी ना आए, y की भी ना आए, और LHS नॉट इक्वल टू आता, तो होगा नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर मान लो ऐसा आता 18 इज इक्वल टू 15 या कुछ भी आता, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या होता, नो सॉल्यूशन, ठीक। ये बात याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन में अगर x और y की वैल्यू आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन, वैल्यू नहीं आ रही किसी की भी और साइड दोनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और अगर x और y की वैल्यू नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है, और LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो नो सॉल्यूशन। ये बात आप याद रखना, और ये बात आपको जल्दी से कोई बताएगा भी नहीं, ठीक। तो अब चलते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या लिखें। तो सॉल्यूशन तो क्वेश्चन का है मगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है देयरफॉर, आपको क्या लिखना है, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे गिवन बाय, जो किससे गिवन बाय होंगे, जो किसके द्वारा दिए जाएंगे। आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं कोई भी एक उठा के, यहाँ से पहले दोनों इक्वेशन वैसे एक ही है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, गिवन बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, जो इस इक्वेशन के द्वारा दिए जाएंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे आंसर। तो इस इक्वेशन के अंदर इसके सारे सॉल्यूशन आ गए, ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0. 2 rails
represented by the equations, two rails represented by the equations कितना है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। विल दे रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये बताना है। अब सुनो बहुत ध्यान से कि ये आप पहला भी सोचो कि ये क्या हो गया क्वेश्चन में, इसमें रेल कहाँ से बीच में घुस गई आकर के। तो आपको पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इनटू वेरिएबल में, वो एक जब उसको हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बन के आता है, स्ट्रेट लाइन। याद है ना, हमने 4.1 में किया था, सब कुछ समझाया था कि जो ये पहली इक्वेशन है ये एक एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ट्रेन चलती है, ट्रेन रेल, वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलती है ना, रेल की पटरी होती है, ट्रेन चलती है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, और एक ऐसी दूसरी ट्रेन जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो हमको बताना है कि इस इक्वेशन के जो पहली ट्रेन है वो इस इक्वेशन के अलॉन्ग चल रही है, जो दूसरी ट्रेन है वो इस इक्वेशन के अलॉन्ग चल रही है। क्या ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, टक्कर मार देंगी दूसरे को, या अपना पैरेलल चल रही है, या इनके डायरेक्शन अलग अलग हैं, या दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम टॉपिक वही कर रहे हैं। बट इन द एग्जाम देयर इज नो बाउंडेशन टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हेयर। हम एग्जाम में कुछ नहीं है, हमको क्वेश्चन का आंसर बताना है। वहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना कि कौन से मेथड से करना है, वहाँ तो हमको बताना है। तो याद करो वो मेथड जो हमने 4.1 में किया था, कंपेयरिंग द रेशो वाला। हम रेशो की कंपेयरिंग करके भी तो बता सकते हैं ना कि ये यूनिक इंटरसेक्टिंग वाला केस है, या ओवरलैपिंग वाला केस है, एक के ऊपर एक वाला, या पैरेलल वाला केस है। हम पहले उस मेथड से करेंगे क्वेश्चन को, और फिर मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करा दूंगा, दोनों से कराता हूँ। ठीक, तो पहले देखते हैं मेथड फर्स्ट, जो हमने 4.1 में किया था। मेथड फर्स्ट याद करो क्या था, कंपेयरिंग विद, इनकी कंपेयरिंग किससे करनी है, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों की कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू बताना जरा कितनी हो गई, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -4। ऐसे ही a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -12। 1 2 1 2 -4, 2 4 और -12। जरा रेशो फाइंड करते हैं हम लोग एक बार। a1/a2 कितना आएगा, 1/2, a1/a2 1/2। अब देखते हैं b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 2/4, 2/4, तो ये भी कितना हो जाता है 1/2। c1/c2, c1/c2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो बताओ कौन सी कंडीशन बन गई, सिंस a1/a2, इसको सिंस बोलते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन है ये, याद है या भूल गए? अगर भूल गए हो तो 4.1 दोबारा देखो जाकर एक बार। a1/a2 b1/b2 कंडीशन होती है पैरेलल, ये जो बन के आई है पैरेलल लाइन की है। मैं तीनों बताता हूँ एक बार। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसाइड लाइन होगी, एक के ऊपर एक होगी। और जो आया है अभी निकल करके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल लाइन होगी। तो इसका मतलब दोनों ट्रेन पैरेलल हैं। सो बोथ रेल्स आर पैरेलल, both rails are parallel, they do not cross each other, they do not cross each other। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, they do not cross each other। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से अगर हमको सोल्व करें। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखते हैं एक बार इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। एग्जाम में आपकी इच्छा है जैसे मर्जी आप करो।
मेरा काम है सब कुछ मेथड क्लियर करने का, ठीक। मेथड नंबर सेकंड, तो क्या होना है, हम सोल्व करते हैं इनको, मान लो हम सोल्व करते हैं इनको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए अपन लोग पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4। तो थर्ड ये करते हैं ना कि किसी भी एक इक्वेशन से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की, मुझे निकाल ली, और अब ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे तो 2x की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस 2y प्लस 4y माइनस के 12। ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कर रहे हैं ना, तो 2 2 4y 2 चौका 8 प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। 4y से 4y कैंसिल हो गया, 8 से 12 गए, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। याद करो, अब से थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 4 माइनस 4 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है बात, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ी देर पहले याद करो, ये बताया था कि अगर वैल्यू x की भी नहीं आ रही क्रॉस, y की भी नहीं आ रही, और LHS और RHS इक्वल भी नहीं आ रही, लिखाया था क्या अभी इस पहले एग्जाम्पल में, अगर वैल्यू x की भी नहीं आ रही, y की भी नहीं आ रही, और LHS और RHS इक्वल भी नहीं आ रही हैं, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज नो solution, there is no solution of given lines, there are no solution of given line। गिवन लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती जहाँ तक ना वो हमेशा पैरेलल होती हैं। जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो पैरेलल ही तो होंगी। दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो दोनों दूसरे को पैरेलल तो होंगी। तो क्या लिखेंगे हम, 10 बोथ ट्रेन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम है, तरीका का करने का अलग है। और हमारे यहाँ पर 7 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको सब नोट करेंगे एक बार और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा इसमें आपको फील आया है। जैसे भी फील आया है, ठीक अच्छा या गलत या फिर कोई कमी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड।